हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न के 14 एंड 15 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस, मैं कोशिश करूंगी आज रात को 24 नवंबर की भी मैं डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट करती हूँ। खैर, हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। अभी 15th ईस्ट एशिया समिट हुई है, जो कि हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा अटेंड की गई है। ठीक है, तो गाइस, ये जो न्यूज़ है GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ईस्ट एशिया समिट है क्या। जो गाइस, जो ईस्ट एशिया समिट है एक फोरम ही है जो 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसके अंदर 18 कंट्रीज़ हैं। अब कौन कौन सी 18 कंट्रीज़ हैं, आप इसका नाम पढ़ सकते हो। इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, USA, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कंबोडिया एंड चाइना। तो देखो, आपके मतलब की क्या बात है कि इंडिया, USA, चाइना ये है। जो गाइस, नाम आपको सबका पता होना चाहिए, लेकिन ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि इंडिया, USA, चाइना इसका पार्ट है। जो गाइस, अब जो एशियन है, आपको पता है एशियन के अंदर अलग से 10 कंट्रीज़ हैं। तो ईस्ट एशिया समिट को मेनली एशियन ही लीड करती है। और जो एशियन के अंदर जो मेंबर स्टेट्स हैं, वही क्या करते हैं, ईस्ट एशिया समिट के जो चेयरमैन हैं, उन्हीं के अंडर क्या जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है एनुअली। ठीक है, ये क्या करता है, इंडो पैसिफिक में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उसको डिस्कस करते हैं, और साथ में किस तरह हम इस रीजन में जो कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम ईस्ट एशिया समिट की प्रोफाइल देखें तो टुगेदर ये 54% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है और ग्लोबल GDP की 58% को रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखते हैं जो ईस्ट एशिया समिट हुई है, इसमें क्या बातचीत हुई है। देखो, सबसे पहले तो क्या बातचीत होगी कि हम किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और जो अभी इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनके प्रति हम कितना रिस्पॉन्सिव बन सकते हैं या किस तरह से उन्हें एड्रेस कर सकते हैं, और एडोप्ट किया एक हाँ नो डिक्लेरेशन। तो गाइस, ये डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि हाँ नो डिक्लेरेशन ये किससे रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट एशिया समिट में अभी हमने हाँ नो डिक्लेरेशन को क्या किया, अडॉप्ट किया है। लीडर्स ने ये बताया है कि किस तरह से, आप जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो जब भी कोविड-19 की जो वैक्सीन आएंगी तो हमें किस तरह से कोऑपरेट करना है ताकि हम सेफ, इफेक्टिव और अफोर्डेबल वे में क्या कर सकें, कोविड-19 के वैक्सीन को असेस कर सकें। और ये भी पता है कि किस तरह से हम अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को ओपन रखना है ताकि हम सस्टेनेबल वे में और फास्ट वे में हम क्या कर सकें, जो कोविड की वजह से जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है उसको हम रिकवर कर सकें। इसके अलावा समिट में क्या है, इंडिया ने ये भी बोला है कि हमें क्या करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। देखो, आपको पता है ईस्ट एशिया समिट में चाइना भी मेंबर है, और चाइना मैक्सिमम क्या है, रूल्स को ब्रेक करता है, मैक्सिमम जो अनक्लोज के रूल्स हैं उनको ब्रेक करता है। तो इसलिए क्या है, इंडिया ने वहाँ पे ये बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, जो इंटरनेशनल लॉ है उनके साथ अधर रह सकें, उनको कंप्लाई कर सकें। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, अनक्लोज क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। देखो गाइस, अनक्लोज में क्या होता है, मेनली वर्ल्ड के जो ओशंस हैं, आपको पता है 7 ओशंस हैं, उसके लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि आप किस तरह से हर एक ओशन या फिर ओशन के रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हो, उनको गवर्न करता है। ठीक है, सो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंसीडर करिए कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए फॉर टीवी चैनल्स। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है हम सोशल इश्यूज़ में कवर कर सकते हैं, आइदर इन GS1 और GS2। जो कि अभी क्या, 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे बनाया जाता है। तो अभी क्या है, नेशनल प्रेस डे पे क्या है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप किया जाए टीवी चैनल्स के लिए, जैसे प्रिंट मीडिया के लिए है। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था किस तरह से एक क्लियर गाइडलाइंस चाहिए ताकि, और उनको उनका इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए ताकि जो हेट स्पीच है या फिर जो एक्सट्रीमिज़म है या रेडिकलाइजेशन है उसको हम क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। जो मीडिया इतना अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठाती है उसको हम क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। नेशनल प्रेस डे क्यों बनाया जाता है 16 नवंबर को, क्योंकि हमने इसी दिन क्या किया था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया था। तो उसी की एस्टेब्लिशमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेशनल प्रेस डे बनाते हैं। ठीक है, अब मीडिया को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में, आपको पता है हमारे इंडिया में 5 तरह की मीडिया है। टीवी हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है, न्यूज़ हो गया, OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह के 5 मीडिया हैं। देखो, जो न्यूज़ और जो करंट अफेयर्स के जो चैनल्स होते हैं, जैसे आपका आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, इनको जो रेगुलेट करते हैं वो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी करती है। ठीक है, हाउएवर इनको सेल्फ रेगुलेशन बोला गया है, लेकिन इनको जो एनफोर्स किया जाता है वो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर
एसोसिएशन के द्वारा एनफोर्स किया जाता है, जिसकी वजह से सेटअप हुआ था न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो क्या करता है अगर न्यूज़ चैनल के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है उनको क्या करता है एडजुडिकेट करता है, उनको सुनता है। हाउएवर काफ़ी चैनल्स ऐसे हैं जो एनबीएसए के मेंबर नहीं हैं। अब हम देखते हैं प्रिंट मीडिया को कौन रेगुलेट करता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। ये इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसी तरह जो फिल्म्स को जो सेंसर बोर्ड वो करता है रेगुलेट करता है, तो वो सेंसर बोर्ड भी क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। जो प्रिंट मीडिया जो ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये क्या कर सकती है, किसी भी न्यूज़पेपर को वार्न कर सकती है, सेंसर कर सकती है, किसी भी न्यूज़ एजेंसी को कर सकती है, या किसी भी एडिटर जर्नलिस्ट को गिल्टी फाउंड कर सकती है अगर किसी ने भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई हो। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं या फिर नॉन न्यूज़ के जो चैनल होते हैं उनको भी एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करती है, जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। इसके अलावा क्या अभी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, ये हमने अभी पढ़ा ही था कि किस तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म या जो डिजिटल मीडिया है उसको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के परव्यू में लेके आ रही है। अभी तक इसके रूल्स हैं वो रिलीज़ नहीं हुए। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंड स्कोप ऑफ पीएम कुसुम फॉर हार्नेसिंग सोलर एनर्जी बाय फार्मर्स। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। जो गाइस आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए पीएम कुसुम स्कीम है क्या। देखो गाइस जो पीएम कुसुम स्कीम है ये 2019 में लॉन्च की गई थी ताकि हम फार्मर्स को एनकरेज कर सकें कि आप अपने फार्म लैंड पे ही सोलर पावर को जनरेट कर सको, और जब आप खुद सोलर पावर को जनरेट करोगे तो आप क्लीन एनर्जी को यूज़ कर सकते हो, और जो आप डीजल वाटर पंप्स यूज़ करते हो उसको रिप्लेस करो। ठीक है, सिंपल बात ये है कि आप अपने लैंड पे क्या करो, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करो, एक तरह की वो क्लीन एनर्जी भी है, और जो आपके डीजल प्लांट्स हैं उन जो डीजल आपके जो वाटर पंप्स आप यूज़ करते हो वो रिप्लेस कर दो। ठीक है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, काफ़ी बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले कंपोनेंट में यही है कि हम 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड या स्टिल माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर या कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट को सेटअप करेंगे। कंपोनेंट बी में हम क्या करेंगे, ओवरग्रिड जो सोलर पंप्स हैं तो इसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअल फार्मर्स को हम सपोर्ट करेंगे कि वो 17.5 लाख स्टैंड एलोन सोलर एग्री पंप्स को इंस्टॉल करें। कंपोनेंट सी में हम क्या करेंगे, जो ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिक पंप्स हैं उनको सोलराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया। देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने क्या किया, जो पीएम कुसुम स्कीम है उसके जो इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस हैं उनमें कुछ अमेंड किया है, कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, देखो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए अगर आप नए हो, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अभी इसके जो गाइडलाइंस हैं उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, उसमें कुछ अमेंड किया है। अब क्या चेंजेस क्या किए हैं, देखो पहले ये था कि कोई भी सोलर पावर प्लांट आप कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी अगर बैरन लैंड है मतलब कि बंजर लैंड पे, फैलो लैंड पर है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अब इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि इसके अलावा कोई भी पास्चर लैंड है या मार्शी लैंड है फार्मर का, तो वहाँ पे भी आप सोलर प्लांट को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बोला कि स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए तो जो सोलर प्रोजेक्ट्स जिनका जो 500 किलोवाट से भी कम मतलब कि उनको भी अलाउड कर दिया, पहले इनको अलाउड नहीं किया था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बोला है कि जो नेशन वाइड इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के 33% जो एलिजिबल सर्विस चार्ज है वो MNRE ही रखेगी। इसके अलावा क्या है, देखो गाइस अभी क्या है, रिन्यूएबल जो पावर जनरेटर होते हैं अगर उनको पता है कि उन्हें 100 यूनिट्स ऑफ पावर जनरेट करनी है और अगर वो 100 यूनिट्स नहीं जनरेट कर पाता, लाइक 90 यूनिट जनरेट करे, तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ती है कि उन्होंने जितना बोला था उससे कम जनरेट किया है। तो अभी क्या कर दिया इसमें, अगर जो रिन्यूएबल पावर जनरेटर हैं अगर वो उतनी सोलर पावर जनरेशन को प्रोड्यूस करने में कामयाब नहीं रहते तो उनको कोई पेनल्टी नहीं रखेगी फ्रॉम मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं हम, इन अ वर्ल्ड फर्स्ट इंडियन कार्बन ट्रेडर टू कम आउट विद IPO। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में ही कवर होगी अगेन। तो गाइस आपको पता है जो इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है या फिर FPO क्या होता है, ये तो इकोनॉमिक्स में है। देखो गाइस अगर कोई भी जो कंपनी है फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है और अगर उसको अपने शेयर्स बेचने हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में आती है और IPO इशू करती है। लेकिन अगर वही कंपनी दोबारा अगर मार्केट में आती है उसको सेल करने हैं शेयर्स,
तो वो सेकेंडरी मार्केट में आती है और फिर वो एफपीओ इशू करती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है आईपीओ में और एफपीओ में। ठीक है, अभी क्या है, इंदौर बेस्ड एक एनकिंग इंटरनेशनल है, वो वर्ल्ड की पहली कंपनी बन चुकी है जो कार्बन मार्केट में ऑपरेट करती है, जो और वो आईपीओ के लिए जाएगी। ठीक है, मतलब कि वो कंपनी जो कार्बन मार्केट में ऑपरेट करती है वो ऐसी पहली कंपनी बनी है जो आईपीओ इशू करेगी। जो कंपनी कार्बन ऑफसेट्स में ट्रेड करती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन मार्केट, मतलब कि वो कंपनी कार्बन मार्केट में ऑपरेट करती है। देखो गाइस, देखो मैं आपको सिंपल बताती हूँ कार्बन मार्केट कैसे होता है, मतलब जो ये कंपनीज होती हैं किस तरह से कार्बन की ट्रेडिंग करती हैं। देखो गाइस, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। सपोज करो हमने ये बोला हुआ है कि हर एक जो कंपनीज हैं वो 100 यूनिट्स ऑफ एमिशंस को प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, अब ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, इसने क्या किया, ये 100 एमिशंस की जगह इसने 120 एमिशंस को क्या कर दिया, एमिट कर दिया। लेकिन लिमिट तो कितने की थी, 100 की थी। लेकिन उसी तरह एक बी कंपनी है, उसने 100 यूनिट्स की जगह कितने किया, 80 यूनिट्स का क्या किया, जनरेट किया। इसके पास लिमिट 100 की थी। अब क्या है, ये क्या रही, ये फेल हुई अपने एमिशंस को कट करने में। तो अब क्या कर सकते, लेकिन ये क्या कर सकती थी, 20 और यूनिट जनरेट कर सकती थी। तो ये क्या करते हैं, अपने जो कार्बन एमिशंस हैं वो सेल कर देते हैं कि चल ठीक है यार, मैंने 20 कम किए, तो मेरे 20 एमिशन तू कर ले। तो इसको क्या करते हैं कि हम कार्बन की ट्रेडिंग कर रहे हैं कि जो कार्बन सरप्लस प्रोड्यूस कर रहा है और जो कार्बन डेफिसिट प्रोड्यूस कर रहा है वो एक दूसरे की कार्बन की जो ट्रेडिंग है वो कर लेते हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, देखो गाइस, कार्बन ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल में स्टार्ट हुई थी जब 1997 में आया था। हाउएवर जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 2005 में फोर्सेबल हुआ था। देखो क्योटो प्रोटोकॉल अगर आपको नहीं पता है, क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ नहीं है, हमें मेनली ये है कि हमें अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है। इसके अंदर क्या है, जो भी आपको क्या करना है, जो भी सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस हैं वो इशू किए जाते हैं। लाइक जैसे अगर आप विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या कोई भी इस तरह की एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो जिससे एमिशन रिड्यूस्ड हो, तो इसके अंदर आपको क्या मिले जाते हैं, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस इशू किए जाते हैं। इसमें क्या नेशंस को अलाउ होता है कि जो अपने रिडक्शन टारगेट को पूरा नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट को परचेज कर सकते हैं। मतलब कि ए कंपनी ने अपने रिडक्शन टारगेट को पूरा नहीं किया तो वो बी कंपनी से कार्बन क्रेडिट क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है। सिंपल बात यही है। पेरिस एग्रीमेंट भी 2015 में आया था, आपको पता ही होगा पेरिस एग्रीमेंट क्या है, कि हमें जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है। ठीक है, इवन कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो भी अलाउ करता है कि अगर आपने अपने गोल्स को अचीव नहीं किया तो आप वॉलंटरी अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में ट्रेड कर सकती हैं। मतलब कि अगर कोई कंट्री ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशंस को रिड्यूस कर सकती है देन इट्स टारगेट, तो वो अपने एमिशन को बेच सकती है अनदर कंट्री को एज एन इंटरनेशनल ट्रेडिंग मिटिगेशन आउटकम। ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और परफॉर्म अचीव ट्रेड, ये एनर्जी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। बाकी इसको रेगुलेट कौन करता है, वो है CERC, दैट इज़ अ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। वो मार्केट रेगुलेटर है जो क्या करती है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग करती है। ठीक है, तो कहीं ये सब वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे कंपनी ए है, कंपनी बी है, इसने एमिशन ज़्यादा एमिट कर दिया, इसने कम एमिट किए, तो किस तरह वो कार्बन को सेल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, दे आर बीइंग थ्रेटेंड एट अ इंक्रीजिंग पेस। अगेन गाइज जो ये न्यूज़ है हमारी GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगी। देखो अर्बनाइजेशन हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो मैंग्रोव कवर है वो भी डिक्लाइन हो रहा है हमारे वर्ल्ड में। अभी एक रिसेंट स्टडी आई है तो जिसमें ये बताया है कि जो मैंग्रोव कवरेज है वो ग्लोबली क्या कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब क्यों कर रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से कर रहा है, क्योंकि जो रिवर के डैम्स बनते हैं वो नेगेटिवली मड की सप्लाई को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो मैंग्रोव सोयल होती है वो रेज होती है। मतलब कि देखो क्या होता है, उनको भी सर्वाइवल के लिए एक स्पेस चाहिए। जब वो स्पेस कोई और ऑक्यूपाइड कर लेगा, बिल्डिंग्स ऑक्यूपाई कर लेंगी, सी वॉल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो जो मैंग्रोव्स का जो स्पेस है वो आपको अब अल्टीमेटली होएगा, डिक्लाइन होगा। हाउएवर अभी जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में, उन्होंने ये बताया था कि इंडिया में जो मैंग्रोव कवर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो कि 1980 से 2000 के बीच में 35% मैंग्रोव का लॉस हो चुका है। ठीक है, मतलब नियर अबाउट एनुअली अगर देखा जाए 1.5 लाख एनुअली जो एरिया है वो डिक्लाइन होता है, जो कि 4 टाइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल फॉरेस्ट लॉस। मतलब फॉरेस्ट लॉस से ज़्यादा लॉस कितना हो रहा है, मैंग्रोव का लॉस हो रहा है। क्या क्या ड्राइवर्स हैं, फैक्टर्स क्या हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। ठीक है,
लाइक टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल डिज़ाइन हो गया, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है, लॉगिंग की वजह से हो रहा है, एग्रीकल्चर की वजह से, मतलब कि किस तरह से हम राइस फील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यांमार में 88% मैंग्रोव का लॉस हुआ है। एक्वाकल्चर की वजह से नियरली ग्लोबली हाफ ऑफ मैंग्रोव लॉस होता है। पोल्यूशन की वजह से कितना लॉस होता है ये आप सबको पता है। कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से, मतलब कि अर्बनाइजेशन की वजह से 3 टाइम ज़्यादा ग्लोबली क्या है, जो भी एवरेज जितना लॉस होना चाहिए उससे 3 गुना ज़्यादा हो रहा है। मैंग्रोव इकोसिस्टम क्या होता है आप सबको पता होगा। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में एक इंटरफेस होता है। यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो सॉल्ट को टॉलरेट करती है और ये रिवर्स और एस्टुरीज की रीजन्स में यहाँ पे ग्रो करती है। बेनिफिट क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, ये कोस्टल प्रोटेक्ट करती है, ये कोस्ट लाइन को स्टेबलाइज कर रखती है, इरोजन नहीं होता, इरोजन को रिड्यूस करती है, जो भी करंट वेव्स या टाइड से हो सकता है इरोजन उसको रिड्यूस करती है, क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती है। मैंग्रोव्स क्या करते हैं, 4 गुना ज़्यादा कार्बन कैप्चर करते हैं एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। वाटर को फिल्ट्रेशन करती है, मतलब कि एक्वाकल्चर की वजह से जो वाटर ख़राब होता है उसको 2 से 5 हेक्टर मैंग्रोव्स क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। 3000 फिश स्पीसीज मैंग्रोव इकोसिस्टम में पाई जाती हैं, तो आप देख सकते हो मैंग्रोव्स का कितना ज़्यादा बेनिफिट है। रिसेंटली UNEP की नोरोबा कन्वेंशन को डेवलप किया गया था। इन्होंने क्या किया था, गाइडलाइंस ऑन मैंग्रोव इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर द वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन डेवलप किया था। इस कन्वेंशन में यही था कि किस तरह से हम वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन को प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पे जो हेल्दी रिवर्स, कोस्ट और ओशंस को हम प्रमोट कर सकते हैं। हाउएवर इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। अभी क्या, जो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री है उसने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के ड्राफ्ट रूल्स को नोटिफाई किया है। देखो आपको मैंने काफ़ी बार बताया कि अभी हमारे जो 3 लेबर लॉज हैं उन पार्लियामेंट से पास हुए हैं, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है वो भी एक 1 ऑफ द 3 लेबर लॉज हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है पिछले मॉनसून सेशन में। हाउएवर गवर्नमेंट ने अभी किस तरह से जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो किस वे में ऑपरेशनलाइज होंगे उनके रूल्स को अभी रिलीज़ किया है। देखो इसके अंदर क्या है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो इस फर्म में काम करते हैं जहाँ पे 10 से कम क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। गिग वर्कर्स जैसे आपके प्लेटफॉर्म वर्कर्स यही होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू वर्क करते हैं, जैसे ओला उबेर के ड्राइवर्स हो गए, अमेज़ोन के डिलीवरी बॉयज़ हो गए। तो ये जो लोग जो हैं अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं आधार बेस्ड, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एस्टैब्लिश करेगी, जिसमें क्या आएगा, एक्सपर्ट्स का ग्रुप होगा जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रू क्या कर रही है कि उनको एक रिलीफ कैंप मिलना चाहिए और ये चाहते हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि ब्रू ट्राइब कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। देखो गाइस, जो ब्रू ट्राइब है ओरिजिनली ये मिज़ोरम की थी, लेकिन जब इनका मिज़ोरम में क्लैशेस हो गए थे मिज़ो ट्राइब के साथ तो वो त्रिपुरा में चली गई थी। ये इनकी हिस्ट्री है, ठीक है। ब्रू कम्युनिटी है, इसको रियांग बीनी को ही बोलते हैं। ये मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम के साउदर्न पार्ट में रहती है। एट प्रेजेंट जो 30,000 ब्रूज हैं वो त्रिपुरा के रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। आफ्टर जब 1997 में मिज़ोरम के जो मिज़ो ट्राइब्स थी उनके साथ जब एथनिक क्लैशेस हो गए थे, तब से वो क्या है वहाँ से उड़ के रेफ्यूजी कैंप्स त्रिपुरा में बस गए थे। इससे पहले क्या है, एग्रीमेंट हुआ था क्वार्टर पार्टी, मतलब कि 4 लोगों में एग्रीमेंट हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मिज़ोरम और ब्रू रियांग रिप्रेजेंटेटिव्स में एग्रीमेंट हुआ था कि हमें जो ब्रू रेफ्यूजीज हैं उनको त्रिपुरा में परमानेंट सेटलमेंट प्रोवाइड किया जाए। सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020। देखो गाइस, आपको नाम से समझ में आएगा, सरहद मतलब बॉर्डर होता है, विकास मतलब उसको हम क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। जो अभी क्या है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इसको इनोग्रेट किया गया है, सरहद विस्तार विकास उत्सव को। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो बॉर्डर विलेजेस या जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हेल्थ प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम्स या जो रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो किसके अंडर किया जा रहा है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि इसमें क्या सेंटर और स्टेट दोनों क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो लोग बॉर्डर एरिया, रिमोट या इस तरह के एरियाज़ में रहते हैं
उन लोगों को सोशली हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, उनको हम बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, उनका वेलबींग कर सकें जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं। नेक्स्ट है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, DRDO ने अभी इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट से। जो ये मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिजिनियसली मतलब सिर्फ हमारी इंडिया के द्वारा डिज़ाइन की गई है और इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है। ये हमारे जो आर्मी के जो कॉलम्स हैं उन्हें प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करती है कि कोई भी एनिमी है क्या है एयर के थ्रू अटैक ना कर सके। इसकी जो रेंज है वो 25 to 30 किलोमीटर है। देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना वो रेंज होती है और किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है वो पता होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट रेंज है ये आपको पता चल चुकी है कि 25 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट है स्पेसएक्स और नासा का अपकमिंग क्रू 1 मिशन। देखो गाइस अभी क्या है, नासा और स्पेसएक्स के एक्चुअली में 6 मिशन हैं, उसमें से एक मिशन है क्रू 1 मिशन, ठीक है। अब ये जो ऑपरेट हो रहा है वो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। जो नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है वो किस किस के बीच में पार्टनरशिप है, नासा के बीच में और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच में। इसका एम ये है कि किस तरह से हम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेके जा सकें। अब प्रोग्राम का एम यही है कि जो हम एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेके जाते हैं तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ जाती है। हम चाहते हैं कि जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इसको रिड्यूस किया जाए। इसका एम ये है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गोइंग टू स्पेस फॉर एजेंसी सच एज द नासा, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, ये पार्टनरशिप प्रोग्राम किस किस के बीच में, नासा और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच में। तो इसमें क्या है, नासा ने बोइंग और स्पेसएक्स इन दोनों कंपनी को सिलेक्ट किया था 2014 में ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप कर सके ताकि हम यूएसए से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक क्रू को या एस्ट्रोनॉट्स को लेके जा सकें। लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जिसे जीवन प्रमाण भी बोलते हैं। तो जीवन प्रमाण में क्या है, लाइक जो पेंशनर्स होते हैं जिनको अपनी जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं अब उनको पेंशन अवेल करनी होती है, अब वो कहीं के भी हों, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, PSUs PSBs, ठीक है, या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को के जो रिटायर्ड लोग हैं अगर उनको वो इस फैसिलिटी से बेनिफिट ले सकते हैं। अब उनको किस तरह से वो बेनिफिट ले सकते हैं, सिंपल है, वो एक डिजिटल सर्विसेज है। सबसे पहले जो जीवन प्रमाण है डिजिटल सर्विसेज है, बायोमेट्रिक इनेबल्ड है, ठीक है। रिसेंटली क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लॉन्च की गई है और इसमें कोऑर्डिनेट किसने किया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है ताकि हम पेंशनर्स को हेल्प कर सकें कि वो डिजिटली क्या है अपने जीवन प्रमाण को असेस कर सकती हैं। पहले क्या होता था, पेंशनर्स को ऑफिस ऑफ पेंशन डिपार्टमेंट में विजिट करना पड़ता था। अब अगर वो जीवन प्रमाण असेस करती हैं तो पेंशनर्स को विजिट नहीं करना पड़ेगा ऑफिस में या किसी भी पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी में अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 14 और 15 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।